अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वुस्ता में चाहे ये पॉज रहे, जंग रुकी रहे या बम बरसते रहें, पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये फैसला करना होगा कि अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल है वो साफ वाज़ेह दिखाई देती है कि वहाँ जो पॉज है ये एक सर्द जंग में भी जा सकता है और खुदा न खास्ता किसी और तरह की दोबारा से बम बरस सकते हैं और दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। क्योंकि अमरीकी सदर जो है उनकी तरफ से बयानात जो आ रहे हैं और जो जिस तरह की नाकाबंदी है, ये कहना शायद टेक्निकली दुरुस्त नहीं होगा कि जंग बंद हो गई है, क्योंकि जो अमेरिका की नाकाबंदी है वो भी एक्ट ऑफ वॉर है और ईरान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। और सिर्फ ईरान नहीं कह रहा बल्कि जो मगरबी ममालिक हैं वो भी इसको तस्लीम कर रहे हैं। जर्मन चांसलर जो हैं वो कह रही हैं कि अमेरिका के पास किसी किस्म की मुज़ाकरात की हिकमत अमली नहीं है और जो कुछ उसको फेस करना पड़ रहा है, जो सुक्की का सामना उसे, इसका अंदाज़ा उन्हें पहले दिन से था। आलमी मीडिया आप देख लीजिए, उठाकर माहिर तरीन तजज़ियाकारों को उठा के देख लीजिए, आप ओपिनियंस देख लीजिए और आप पोल्स देख लीजिए, जो पोल्स आ रहे हैं उन सब में आपको पता चल रहा है कि अमेरिका की बुरी तरह से शिकस्त तो हुई है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इस शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वो कहाँ तक जा सकते हैं हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारी जैसी मईशतें शदीद दबाव का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी काबीना से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारी जो 2 साल की काविशें और मेहनतें थीं वो मशरिक़ वुस्ता की इस जंग की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और उसके असरात नज़र आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। ऑयल की कीमतें $113 फ़ी बैरल से ऊपर जा रही हैं और करेंसी डिवैल्यूएशन की जो है वो सूरत हाल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। हमने जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी इजाफा किया है, 1% का इजाफा किया है। हम बतदरीज उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, जंग किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे ममालिक को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेहमानों की तरफ आते हैं। अता शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार, सुनते हैं, बहुत ज़बरदस्त तजज़िये होते हैं, बहुत ही मौतबर शख्सियत मईशत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद असद अली शाह साहब माहिर मईशत और बेहतरीन तजज़िये आप सुनते हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब के। एजाज़ महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो अता शाही साहब आप फरमाइए, ये मुज़ाकराती कोशिशें जो हैं ये किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही हैं? लग ये रहा है कि ना तो मुआहदा होगा कोई और ना जंग शुरू होगी, एक सर्द जंग का माहौल बनता नज़र आ रहा है। अब जो हालात इस नैच पर पहुंच चुके हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी थ्रेटनिंग पोस्चर कर रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पे AI से जनरेटेड जो है अपनी तस्वीर जो एक अपनी राइफल के साथ जो शो करती है कि वो थ्रेटन कर रहे हैं ईरान को। और दूसरी तरफ ईरान ने जो तजवीज़ दी है कि जी पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खोल देते हैं और आप जो है जो नेवल ब्लॉकेड है उसको उठा लें, तो वो जो उसको ना तो उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो है हेक्सिथ उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको एक्सेप्ट करने के मूड में हैं, क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि जी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट थी वो तो सबसे प्रायोरिटी पे था। तो अब इन तमाम हालात को अगर देखा जाए तो ये अभी लग नहीं रहा कि वो किसी तरफ बहुत जल्दी हम पहुंच सकें, लेकिन आपने खुद ही कहा कि ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हैं और अब उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी मज़ीद जो है वहाँ अमेरिका में कम हुई है और ईरान ने भी अपनी सफारती कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। उन्होंने ओमान, रशिया का दौरा भी किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में भी 2 दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं। तो वो अब ईरान की तरफ जो है वो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनका रुझान या आप उनके ईरान के मौक़िफ़ को वो ज़्यादा तक़वियत मिल रही है और तमाम दुनिया यही चाहती है कि अब दोबारा जो है वो हम वार की तरफ ना जाए। लेकिन अब इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब ये दोनों लीडरशिप पे डिपेंड करता है। वो लीडरशिप जो है अमेरिकन लीडरशिप भी उसमें शामिल है और उसमें ईरानी लीडरशिप, दोनों शामिल हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो किस तरफ लेके जाएंगे। क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपनी डिमांड है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट और जो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर अगर कोई समझौता हो सकता है अलॉन्ग विद
जो अपना नेवल ब्लॉकेड है, जी। तो फिर क्या और शाहिद साहब, अता शाहिद साहब, लगता ये है कि शायद न्यूक्लियर पर कोई मामला सेटल हो सकता है, अमेरिका को ना दें वो इन्वेस्ट मटेरियल, हो सकता है किसी और मुल्क को कर दें, यानी कोई ना कोई हल निकल सकता है। उससे बड़े मसले जो हैं ये अपना हुर्मुज़ का और उनकी प्रॉक्सीज़ का और मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह का था, जो इस वक्त सरफेस पर हमें ऐसे नज़र नहीं आ रही। न्यूक्लियर का मसला नज़र आ रहा है, जो कि शायद इतना बड़ा मसला ना हो, क्योंकि उस पर पहले एग्रीमेंट हो चुका था। दोबारा जब आता हूँ तो आपसे इस पर बात करता हूँ। शाह साहब, आप फरमाइएगा, ये ईरान के लिए पाकिस्तान ने 6 राहदारियाँ खोली हैं। अब ये भी बड़ी कमाल सिफारतकारी है कि एक तरफ जंग, एक तरफ अमरीकी पाबंदियां, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 राहदारियां खोली हैं। पाकिस्तान की मईशत को धचका पहुंचा है, वज़ीर आज़म खुद इसका बयान कर रहे हैं। तो इससे पहले कि ये बताएं कि क्या नुकसानात पहुंचे, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ईरान के लिए हमने 6 राहदारियाँ खोली हैं। वो जो सामान आबना हुर्मुज़ से नहीं भेज सकता, वो ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान की पोर्ट गवादर या कराची की पोर्टों से भेज सकता है। जी, पहले तो मसूद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखें, ये राहदारियाँ जो खोली हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएं और यहाँ से ट्रेड शुरू हो जाए तो इसमें तो ज़ाहिर है ईरान को बहुत फ़ायदा है और पाकिस्तान को भी कुछ जो नुकसानात हुए हैं, इस वक्त जो ऑयल प्राइस का क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो है काफ़ी सैंक्शंस हैं, और सैंक्शंस जो हैं वो राहदारियों पे तो नहीं है, लेकिन ईरान के साथ जो है पाकिस्तान उनकी कंपनीज़ के साथ डील नहीं कर सकता। ऑयल जो है उस पे, प्रोडक्ट्स पे जो है वो काफ़ी सैंक्शंस हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है उस पे, उससे कोई मेरे ख्याल में मुश्किल होगा पाकिस्तान को उससे फ़ायदा उठाना। अगर इस वक्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी हो गए हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ तो है ही। अगर फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि नहीं, उनका अगर ऑयल जो है गवादर के थ्रू जो है वो चाइना लेना शुरू कर दे और पाकिस्तान ये फैसिलिटेट कर सके, तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं उस पर अप्लाई हो सकती हैं। जी, मगर सर ऐलान हुआ है तो यही बड़े अचंभे की बात है कि वो तो पुराना है। हाँ, कि राहदारियाँ हमने ओपन की हैं, दूसरी तरफ से जंग और इतनी सख्त पाबंदियाँ, और एक तरफ ब्लॉकेट और एक तरफ ये। बहरहाल ये देखना होगा सर, क्या नुकसान पाकिस्तान को पहुँच चुका है और उसे रिकवर कैसे किया जाए। देखिए, पाकिस्तान तो आपको पता है कि पिछले कई सालों से हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही तकरीबन 0% या 1-2% पे ग्रो कर रही है। हमारी जो जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है उतनी भी ग्रोथ नहीं रही है। तो इस साल उम्मीद थी कि कुछ ग्रोथ होगी, 3-4 साल के बाद कुछ साइक्लिकल भी होता है। लेकिन अब जो ये सूरत हाल है, जो ऑयल प्राइस इतनी बढ़ गई है हमारी प्रोडक्ट्स की, डीज़ल की और पेट्रोल की, तो उस पर जो है बिज़नेस तो ट्रैवल और बाकी बिज़नेस जो है वो तो बहुत ही स्लो डाउन हो गया है। आपको पता है कि बिजली के लिए जो है RLNG प्लांट्स जो है, RLNG नहीं आ सकती तो वो बंद होंगे। तो तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। तो पहले ही हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है, गुर्बत रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है, इन्फ्लेशन जो 5-6% पे चला गया था, अब एस्टिमेट है कि तकरीबन 10% से तो ऑलरेडी वो क्रॉस कर गया है, 10-11% जो है। तो एक तरफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत और महंगाई, बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, इंडस्ट्री स्लो डाउन है, एग्रीकल्चर पहले ही मरा हुआ है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल हालात हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फॉरेन पॉलिसी और मीडिएशन वगैरह किया है जो पूरी दुनिया उसको सराह रही है, लेकिन क्या इससे कोई एक फ़ायदा तो हुआ कि जो UAE ने पैसे मांगे वो सऊदी अरेबिया ने दे दिए, तो लेकिन उससे हमारी कोई मईशत की हालत जो है वो जो इतनी अबतर हुई है उसमें तो कोई बेहतरी की नज़र नहीं आ रही। और जैसे आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा
कि सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है जी। तो उसके लिए मतलब इस वक्त अपॉर्चुनिटी भी होती है एक क्राइसिस में ना, अगर गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर दे। हम एक वजह ये है हमारी जो सूरत हाल इतनी ख़राब हुई है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है, हमने पूरा अपना जो बिजली है या बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा इंपोर्टेड फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है ना। जी जी। तो हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतना बड़ा थर्कोल का रिसोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। अगर हम बिजली जो है प्लान करें कि सारी की सारी जो है हम इस पे कन्वर्ट करें, हम फर्टिलाइजर जो है वो बना सकते हैं थर्कोल से जो है ना, ऑलरेडी वो बना सकते हैं सर। फर्टिलाइजर ने हमारे उस पास पे न्यूक्लियर है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ तो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में नहीं बन रही। ऐसा लग रहा है एडहॉकिज्म पर सब कुछ चल रहा है। मैं वापस आता हूं आपके पास और फिर पूछेंगे कि ये इससे रिकवर कैसे किया जा सकता है या मिनिमाइज नुकसानात को कैसे किया जा सकता है। जंग की जो सूरत हाल है इसको भी मद्देनज़र रखना है। एयर वाइस मार्शल साहब, एजाज महमूद साहब, सर आप फरमाइएगा, ये जो ब्लॉकेट है, एक तो कोई ना कोई तो थ्रेशहोल्ड होगा ना ईरान का भी कि इस ब्लॉकेट को वो कब तक बर्दाश्त करे, क्योंकि ये बात हर जगह की जा रही है कि ईरान की इतना कैपेबल है कि वो अमरीकी जहाज़ों को सबमरीन के ज़रिए या मिसाइल के ज़रिए बड़े प्रिसीजन के साथ निशाना बना सकता है। जी, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो आपने हमारे साथी इकोनॉमिस्ट हैं इनसे जो सवाल किया उस पर एक कमेंट देना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी ना होना, एडहॉकिज्म और वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई आईपीपी की वजह से या इम्पोर्टेड फ्यूल पे अपने पावर प्लांट चलाने के ऊपर या कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। लेकिन हमने जो एक बहुत अच्छा बैलेंस था हाइडल पावर का दूसरे रिसोर्सेज के साथ, हमने उस बैलेंस को ही रिवर्ट कर दिया और अब हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो फॉसिल फ्यूल की इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन पे है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमने तरबेला मंगला के बाद अभी तक हमने कोई प्रोजेक्ट हमने ऑपरेशनल नहीं कर पाए। इसी तरह हमारे पास जो अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, बहुत बड़ी विंड कॉरिडोर हमारे पास है, लेकिन हम उन चीज़ों से इसलिए फ़ायदा नहीं उठा पाते कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका एक कनाइवेंस से जो बिजनेसमैन हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के जो वो सेक्टर जो हमारे लिए इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे हमें मुआविन साबित होते थे, जैसे टेक्सटाइल है और दूसरे, वो भी तबाह हो गए हैं। यहाँ से इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गई। तो ये जब तक और पाकिस्तान में आप देखें, जब अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसको बेहतर भी कर लेते हैं। हमने अपने दिफा को बेहतर करने की सोचा, हमने दुश्मन को शिकस्त दी। हमने डिप्लोमेसी में सर वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आते ना। यहाँ जब आईपीपी की आप बात करते हैं तो आईपीपीज़ को कौन नहीं जानता किसके आईपीपीज़ हैं और कौन उनको चला रहा है, कौन उनकी पॉलिसीज़ बनाता है। ये है कि हम क्लेम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन हम अभी तक अपने किसान को और ग्रोअर को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके और हमारी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम बदकिस्मती से सियासी हुकूमतें जो हैं वो तो डिनाइल मोड में रहती हैं। अभी हमारे साथी फरमा रहे थे कि हमारा 0 या 1% जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन अगर आप हुकूमत के लोगों से सुने तो वो आपको ऐसी नवीज़ सुनाएंगे कि लगेगा कि कल का सूरज हमारे लिए खुशहाली ले आएगा। और प्राइम मिनिस्टर की जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है हमें मेंटली तैयार करने के लिए उन्होंने वो कमेंट्स दिए हैं ताकि जो मज़ीद प्राइस बढ़नी है चीज़ों की वो उसके लिए कौम जो है ना वो तैयार हो जाए।
ठीक। तो बहरहाल ये तो एक सीनियर सिटीजन की हैसियत से मैंने सोचा कि हम भी जो है सर ना आपके सबके चैनल के जज्बात साथों से- सबके जज्बात। सर एक ब्रेक अब मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। सर अता शाही साहब, इस सदी की कामयाब तरीन सिफारतकारी जिसे पाकिस्तान कह रहा है और दुनिया भी मान रही है, इस सिफारतकारी को कैसे ट्रांसलेट करें अपने माशी मसाइल को हल करने के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट मसूद रज़ा साहब आपने क्वेश्चन किया है। देखें, बात यह है कि हमें जो अपना अमेरिका के साथ बात करने की ज़रूरत है कि आप हमें जो है पार्शल तौर पे ईरान से तेल और गैस लेने की इजाज़त दें। अब जब हम अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस और सुलह सफाई करा रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल साहब और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, जिन्होंने इस्लामाबाद को बड़ा ही पुरसकून और पीसफुल रखा और बड़ा ही मतलब ये आईजी इस्लामाबाद सब अपनी इसे, ये जो डिप्लोमेसी हुई है ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस या वजारत ख़ारजा की वजह से नहीं हुई। इसमें तमाम जो अदारे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, फील्ड मार्शल का ऑफिस है और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये तमाम की वजह से हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमें दुनिया में एक बाइज़्ज़त मकाम मिला है। तो अभी ज़रूरत है कि हम अमेरिका को एक अपना पेपर जो है प्रेजेंट करें कि देखें जी, ये इस हालात में वो ख़ुद भी समझते हैं कि पाकिस्तान पे तो आगे ही माशी तौर पे हम 25वें IMF प्रोग्राम में है और वो दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा है। और ईरान के लिए भी उनको थोड़ी बहुत जो है गुंजाइश निकालनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के थ्रू, जिस तरह आपने कहा, राहदारियाँ खुल गई हैं, अगरचे चूँकि सैंक्शन की वजह से हम ऑयल और गैस नहीं ले सकते, लेकिन अगर अमेरिका से हम इजाज़त ले लें समहाउ तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। तो इस सूरत में यही हो सकता है कि हम इस वक्त अमेरिका से ये चाहे रिक्वेस्ट करें, चाहे हम किसी तरह भी उनको ये बावर करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है और आप जो है पाकिस्तान को इजाज़त दें कि जहाँ हम वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी एग्रीमेंट तक पहुंच सके, वहाँ अपने लिए भी हमें इस आग की जो आंच है वो पाकिस्तान तक ना पहुंचे ना, पाकिस्तान उससे महफूज रहे, पाकिस्तान उससे बचा रहे। वापस आऊँगा तो फिर आपसे पूछूंगा सर कि इस तनाजुर में जो है वो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना मामला, लॉन्ग टर्म क्या कुछ हो सकता है। लेकिन शाह साहब आप फरमाइएगा कि चलें ऐसी कोई इजाज़त मिल भी जाती है हमें अमेरिका से और हम कोशिश करते हैं, हमें ख़ास कंसेशन मिलता है, ये तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, फ़िलहाल गुजारा हो जाएगा हमारा, लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं है हमारे यहाँ। तो हमारे तो मसाइल बड़े शदीद हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर का मसला है, हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी क्राइसिस है, हमारे यहाँ नौकरियों का आपने ख़ुद बता दिया एक फुकदान है। तो सर ये शॉर्ट टर्म तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? जी बिल्कुल सही आपने ये बात की। और पहले जैसे अता साहब ने कहा कि कम से कम ईरान को, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट करेगा तो बड़े लिमिटेड कर सकेगा, इतना ज़्यादा हो नहीं सकेगा, ये तो बहुत बड़े टैंकर्स चाहिए होते हैं। बट इसमें कुछ ये राहदारियाँ अगर यूज़ हो जाएं और सैंक्शंस अप्लाई ना करें तो कुछ शायद उसमें ईरान का भी थोड़ा सा मतलब उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान को भी कुछ मिलेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि जैसे पहले एयर मार्शल साहब जो कह रहे थे कि जिस तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए हमें प्लान करना चाहिए, हमें एनर्जी सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कोई 30% है, वो आप 40% कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो विंटर में अवेलेबल नहीं होती, तो वो बेस लोड नहीं है। इसी तरीके से विंड
जो है वो पूरा वक्त 24 घंटे नहीं कदर चलती कलामी की और माफी, सोलर मगर मुझे जो है ये वो दिन बताएं, को अवेलेबल होता है। ये बताएं ना कि एनर्जी क्राइसिस जो है इसका तो ना कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नजर आ रहा है ना कोई लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो तब होगा जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे। शॉर्ट टर्म इसलिए नहीं है कि हम तो आईपीपीस पर डिपेंडेंट हैं, फॉसिल फ्यूल पर, थर्मल एनर्जी बनाने पर डिपेंडेंट हैं, तो इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है नहीं। और हमारे मुआहदे मौजूद हैं, कैपेसिटी पेमेंट हमें करनी है। नहीं, जाहिर है शॉर्ट टर्म तो नहीं है। देखें, शॉर्ट टर्म हम फायर फाइटिंग ही करते रहे हैं ना, इस वक्त तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वील हैव टू बियर दिस पेन, ठीक है ना। उसको एड्रेस करने के लिए अगेन हमें कोई एडिशनल फैसिलिटी चाहिए होगी, आईएमएफ से कुछ रिलैक्सेशन चाहिए होगा, कोई फिस्कल डेफिसिट जो है, टैक्स रेट्स रिड्यूस करने चाहिए हमें ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। सर, टैक्स हमारे पास रेट जो है रिड्यूस करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन, आपने टैक्स रेट्स डेफिसिट जो है कैसे कम दुनिया में करेंगे? सबसे ज्यादा है हमारे पास। डेफिसिट कैसे कम करेंगे? नहीं, अगर टैक्स डेफिसिट कम तो इस करेंगे वक्त नहीं कम कर सकते ना। जी। हमें रिलैक्सेशन चाहिए होगी। इमरजेंसी सिचुएशंस में डेफिसिट्स बढ़ा के हुकूमतें जो है ना रिलीफ देती हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन है ना, ये फोर्स मेजोर है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए सर, ये जो है फोर्स ना मेजोर, लोगों मैंने को कल भी ये रिलीफ देने सवाल के किया लिए था, जो है ना हमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। ये फोर्स मेजोर जो है ये आईपीपीस पर हम क्यों लागू नहीं करते? हम पर कतर ने तो लागू कर दिया ना, वो उनसे हमारा मुआहदा, उन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी करनी है, वो नहीं देंगे हमें, हम क्यों नहीं करते? मसूद साहब, हाँ मैं बताता हूँ। देखें, आईपीपी से गवर्नमेंट ऑलरेडी सारी आईपीपी से रीनेगोशिएट करके कुछ टैरिफ रिड्यूस भी कराया है, उसको रुपीस में भी करवा दिया है। अब चाइनीज आईपीपीज रहती हैं जो मेजर है ना, जो आपकी सी पैक के थ्रू आई हैं। अब चाइना वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो चाइना से बात करें हम तो अब बाकी आईपीपीज तो रही नहीं है, वो तकरीबन पुरानी जो 90s की हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और बीच वाली जो हैं उनसे आप रीनेगोशिएट कर चुके हैं। तो ये अब आईपीपीज का इशू जो है ना वो चाइना के साथ है, और हमारे रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ कितने अच्छे हैं। उनको अगर हम ईरान से फ्यूल परचेज करने दें, अगर वो अमेरिका थोड़ा सा हमें हेल्प करे, तो मेरे ख्याल में चाइना से हम बात कर सकते हैं कि वो उनसे भी रिड्यूस करवाएं कुछ रेट्स जो हैं। ठीक है, अपना यानी अमेरिका और चाइना दोनों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, इनसे ही बात करनी चाहिए। ईरान से भी अच्छे हैं, अरब से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं, सबसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो सबको हमारी मदद करनी चाहिए। हम इस वक्त दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। एयर मार्शल साहब, ये अगर खुदा न ख्वास्ता दोबारा से जंग शुरू होती है, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था, क्या ये मुमकिन है कि ईरान इस ब्लॉकेट के मामले पर अमेरिका को पीछे धकेल सकता है काइनेटिकली अटैक करके? जी, मुझसे पूछा आपने? जी आपसे पूछ रहा हूँ सर। सॉरी, नहीं, देखिए, इस वक्त एक तरफ एक पब्लिक डोमेन में सारी पोस्टरिंग हो रही है और एक बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली कोई काइनेटिक एप्लीकेशन का कोई खतरा है। इस बात से कतई नज़र के कितने हार्ड स्टांस हैं दोनों साइड से, और ये पोस्टरिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि नेगोशिएशन टेबल्स पे या उस वहाँ जाने से पहले एक दूसरे से मैक्सिमम कंसेशंस ले लिए जाएं, और अमेरिका वो चीज़ अचीव करना चाहता है कि जंग की जो अभी ब्रेक है, इसके बाद मुज़ाकरात के बाद वो अपने लिए इस ख़राब सिचुएशन में भी एक वो नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करें, ताकि वो अपने मिड टर्म इलेक्शन में अपने अवाम को। सर, यही तो मसला, ईरान दे नहीं रहा वो नोशन ऑफ विक्ट्री। मसला तो ये वो ईरान इसलिए नहीं दे रहा कि ईरान हक बजानिब भी है, ईरान ने कुर्बानियां भी दी हैं, और आफ्टर ऑल ईरान ने भी अपने लोगों को फेस करना है जिन्होंने इतनी मुशक्कत उठाई है, जिन्होंने इतने, हर घर ने वहाँ पे कुर्बानी दी है। तो ये दोनों तरफ भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, और मैं कम से कम पुरुमीद हूँ कि कोई ना कोई अमन फार्मूला भी तय पा जाएगा, लेकिन वो कितना ड्यूरेबल होगा वो डिपेंड करता है इजराइल के रिस्पॉन्स से, कि इजराइल उसको कितना जो है वैल्यू करता है,
कि वो या तो वो एक स्ट्रेटेजिक उसको अपने लिए ब्रीदर समझे, तो वो कुछ एक तवील अरसे तक वो कोई ऐसी शरारत ना करे कि वो अमन खराब हो। दूसरा वो डिपेंड करता है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कितना लेवरेज है, क्योंकि ये बड़ा एक उनका आपस में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि कभी हम लोग तजिया कर रहे होते हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है, और कभी फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे कि वाइट हाउस जो है वो तल अवीव की एक एक्सटेंशन है। तो इस इतना ज़्यादा ये एक दूसरे को इनके रोल्स बदलते रहते हैं। तो उस सूरत में अमेरिका की दी हुई एश्योरेंसेस वो कितनी पायदार होंगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब खुद अमेरिका भी नहीं दे सकेगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत जो है दोनों को है, अमेरिका और ईरान को, कि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं ताकि वो बात आगे चले। अगर स्टेलमेट हो जाता है तो ये तो फिर इसी तरह जो है डे टू डे बेसिस पे फिर ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होगी। जी, और अता शाही साहब, ऐसी सूरत हाल आ गई है कि ये तो तय है कि 27 जो अमेरिका मुआहदा कर सकता था ईरान से, उससे अच्छा मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप को शायद ना मिल पाए। यानी एक ऐसा ईरान जो भी मुआहदा होगा उसके नतीजे में शायद निकल कर आएगा कि जो इसराइल के ज़ेर असर नहीं होगा, उसके दबाव में नहीं होगा। तो क्या इससे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा? क्योंकि अब तक तो अमन इसी बुनियाद पे कायम हुआ है कि जो भी रियासत है वो इसराइल के ज़ेर असर हो। तो एक ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताइएगा कि ये बदलता हुआ ख़ित्ता, नई जो इसमें ब्लॉक बन रहे हैं, वो तो आगे अमेरिका खुद इस काबिल है कि वो बाय फोर्स अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सके, मुल्कों पर इम्पोज कर सके? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अता शाही साहब, ज़रा क्विकली जवाब दीजिएगा ताकि मैं कंक्लूड कर सकूं, दोनों बाकी मौजूद मेहमानों का भी मौक़िफ़ ले सकूं। क्या अमेरिका इस जो भी मुआहदा है, जो भी सूरत हाल है, उसके बाद इस काबिल है कि वो बाय फोर्स अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सके, और ये इसी तरह से रहेगा जिस तरह माजी में होता रहा है? देखिए जी, ये इस वार के बाद अगर कोई मुआहदा होता है तो ये बड़ा एक फ्रीजाइल किस्म का पीस होगा, कोई स्टेबल पीस नहीं होगा। इसके फॉल आउट बहुत जो हैं वो डेंजरस हैं। इकोनॉमिकली ले लें आप या आप उसको पॉलिटिकली ले लें, क्योंकि न्यू अलाइनमेंट्स बनेगी और इजराइल जैसे भी है अपने मिडल ईस्ट में एक रीजनल पावर जो है वो बन के उभरेगा। तो बाकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्री हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई अपना एक नया ब्लॉक तुर्किया पाकिस्तान ये बनाएंगे, और ये बड़ी फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो फिर डिक्टेट कर सके मिडल ईस्ट को या दूसरे कंट्रीज़ को, क्योंकि अभी से जो है जैसे आपने देखा ईरान रशिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, तो ये एक नई जो अलायंसमेंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो हम नहीं समझते कि से निकल गया, वो सऊदीया से दूर हो रहा है, ये जो अपना जीसीसी कंट्रीज जो है वो अपनी अलग अलाइनमेंट कर रही हैं, स्टेबिलिटी। जी 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 बिल्कुल ठीक है। असद शाह साहब, जब ओपेक से यूएई निकल गया, जीसीसी कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि 3 मुल्क एक तरफ हैं, बाकी ममालिक दूसरी तरफ हैं। अमेरिका बनता नजर आ रहा है, एक रशिया, चाइना, ईरान का नजर आ रहा है, सऊदी और पाकिस्तान मुमकिन तौर पर इस तरफ हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मईशत के हवाले से आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज इस खत्ते में रही हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा, इस पोजीशन में होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पिछले 250 साल में जो अमेरिका, आपको पता है ना कि 250 साल हो गए हैं उनकी डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और किंग चार्ल्स भी गए हुए हैं वहाँ पर, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 250 साल। तो 250 साल में जो अमेरिका स्पेशली पिछले 80 साल में जो मेजर पावर इमर्ज हुआ था, और जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी। तो जितना डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डैमेज किया है, मैं नहीं समझता कि किसी और शख्स ने किया होगा, प्रेसिडेंट तो छोड़ें। तो ये डेफिनेटली अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगी, और
इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई चॉइस है कि वो आप जो बात कर रहे थे कि फर्दर वॉर वो करेंगे, क्योंकि देखें ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बहुत ही अनपॉपुलर होते जा रहे हैं और वहां पर ऑल्दो अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, लेकिन उनकी कंपनियां भी जो है ना मार्केट प्राइस पे बेचती हैं ना, बिल्कुल। तो ऑलरेडी 30% जो है प्राइस वहां पर इंक्रीज हो गई है और इन्फ्लेशन वहां पर भी हो रहा है और ऑयल प्राइस बढ़ती जा रही है और मिड टर्म करीब आता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अच्छा डोनाल्ड ट्रंप का फायदा ये है, ऑब्वियसली वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई मैं बता सकूं लोगों को जो है ना, दोनों जाहिर कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है कि हम अपने ऑडियंस को, अपने वोटर्स को बताएं कि जी इट्स अ विन विन सिचुएशन, हम जीते हैं वॉर जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब को ये कुछ मिलेगा, उनको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है शाह साहब, कंसीड करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सेटलमेंट नहीं होगा। देखें ईरान कह रहा था कि परमानेंट पीस होना चाहिए जी, ईरान उससे हट गया है। अब वो एक जैसे बहुत सारी हमारा कश्मीर का इशू जैसे है वो सेटल नहीं हुआ, लेकिन अब वॉर नहीं हो रही ना, एक सीज फायर जो है काइंड ऑफ परमानेंट सेमी परमानेंट सिचुएशन हो गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस तरह का कुछ सेटलमेंट जो है इनको करना पड़ेगा और वो ट्रंप जो है ना उसका फायदा ये है कि वो किसी भी चीज को कह सकता है कि ये मेरी विक्ट्री है, बेशक वो हो ना। मैं इस पर जरा तो वो विक्ट्री क्लेम कर लेंगे लेकिन ये he'll have to concede। वो फिर एआई से कोई तस्वीर बना लेंगे और वो उसमें जो है वो कुछ और नई चीज बनकर उभर के सामने आ जाएंगे। साहब आप फरमाइएगा, क्या नोशन ऑफ विक्ट्री जिसकी बात हो रही है ईरान देगा अमेरिका को? नहीं, ईरान तो नहीं देगा जी, लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं शाह साहब की बात से कि किसी ना किसी चीज को मैनिपुलेट करके अमेरिका अपने लिए एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट कर लेगा। उसकी है कि मैं एक रीसेंट आपको एग्जांपल दूं, ईरान में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया अपने जो उनके वहां पे स्ट्रैंडेड F-15 का क्रू था उसको पिक करने के लिए। तो उस चीज को जिसकी बुनियाद अमेरिकन एक छोटी सी टेक्निकल एरर कह लें या डिफीट कह लें कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में वो सुबह शाम ये कहते थे कि हमने इनकी एयर डिफेंसेस तबाह कर दिए हैं, इनकी एयरफोर्स को जो है जमीन बोझ कर दिया है, तो किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि एक ऐसी एयरफोर्स जिसका आपके बकौल वजूद ही नहीं है, उन्होंने आपका एक देश बहा कीमती स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज कैसे गिरा लिया। सही, बजाय उसको अपने लिए कुछ शर्मिंदगी का बाइस बनने देते, उन्होंने उस ऑपरेशन को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके सेक्रेटरी डिफेंस और डायरेक्टर जनरल CIA वो वहां पे इकट्ठे होके एक दूसरे की तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे थे कि जैसे उन्होंने दुनिया फतह कर ली जी। सर वो अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, जमीनी हकाइक तब्दील नहीं कर सकते, और दुनिया देख रही है कि क्या कुछ इस रीजन में हो रहा है। सर एक ब्रेक मुझे लेनी होगी यहां पर। मामलात वहां आ गए हैं जहां पर इन दोनों मुल्कों के पास सिवाय इसके कि वो अपनी इज्जत और नामूस को छोड़ दें और कोई चारा नहीं है कि क्या छोड़ें। तो मामलात इसी तरह रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे ये हम जानते हैं। आगे फिर किसी महफिल में, किसी नशिस्त में इसका जिक्र करेंगे। वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अता शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया असद शाह साहब, बहुत शुक्रिया एजाज महमूद साहब, और हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।